और अब देखिए इस वक्त की बड़ी खबर। और ये बड़ी खबर भोपाल से है, जहां एक रिजॉर्ट में शादी समारोह के दौरान भीषण आग लग गई। आग अचानक से भड़की और एक बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। ये रिजॉर्ट भोपाल में बड़े तालाब के किनारे कजहूरी सड़क पर है। गनीमत ये रही कि आग की वजह से किस तरह के जान का कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई जख्मी नहीं हुआ। चश्मदीदों के मुताबिक जिस वक्त शादी के फेरे चल रहे थे उसी वक्त अचानक आग भड़की। रिजॉर्ट में करीब 500 लोग मौजूद थे, जिन्हें वक्त रहते सुरक्षित वहां से बाहर निकाल लिया गया। काफी देर तक आग भड़कती रही और बीच बीच में धमाकों की आवाजें भी सुनी गई। हो रही थी वरमाला के दौरान नहीं किसी को चोट नहीं आई, नुकसान किसी को कुछ नहीं हुआ। धमाके हुए हैं क्या? नहीं, हाँ धमाके हुए थे एक दो सिलेंडर की वजह से, मगर नुकसान किसी को कुछ नहीं हुआ है। सब लोग सेफ हैं। लोग थे शादी समारोह में? कम से कम एक 400-500 लोग थे कम से कम। जी, बाकी सब लोग सेफ हैं। हाँ, सभी लोग ठीक है। फायरों से आग लगने का पता? हाँ। बांग्लादेश में आज नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। 20 साल बाद बीएनपी को बम्पर जीत दिलवाने वाले तारिक रहमान आज पीएम पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह संसद भवन के दक्षिण प्रांगण में होगा। इस शपथ ग्रहण समारोह में बड़ी संख्या में मेहमानों को न्योता दिया गया है। भारत की तरफ से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला शपथ में शामिल होंगे। उनके साथ विदेश सचिव विक्रम मिस्री भी ढाका पहुंचे हैं। इस कार्यक्रम में करीब 1200 स्थानीय और विदेशी मेहमानों को बुलाया गया है। आज सुबह 10 बजे नए चुने गए सांसदों की शपथ होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर नासिरुद्दीन नए सांसदों को शपथ दिलवाएंगे। इसके बाद शाम 4 बजे राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन तारिक रहमान और उनकी कैबिनेट के सदस्यों को शपथ दिलवाएंगे। यूपी के मुजफ्फरनगर और राजस्थान के श्री गंगानगर में प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की 2 बड़ी वारदात सामने आई। मुजफ्फरनगर में जहां वैलेंटाइन डे के दिन पत्नी ने पति को पहले नींद की गोली खिला दी, फिर प्रेमी के साथ मिलकर पति की बेरहमी से हत्या कर दी और फिर मृतक पति की पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर शव को ठिकाने भी लगा दिया। उधर श्री गंगानगर में पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर केस में खुलासा करते हुए 16 जनवरी से गायब एक शख्स की हत्या के मामले में मृतक की ही पत्नी उसके बॉयफ्रेंड को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या में शामिल एक नाबालिग को भी डिटेन किया गया है। यहां भी पति की हत्या गला घोंटकर और फिर ईंट से कुचलकर कर दी गई। 15 किलोमीटर दूर उसे नहर में उसके शव को ठिकाने लगा दिया गया। पति बना रास्ते का रोड़ा तो पत्नी का प्रेमी लेकर आया हथौड़ा। पति को खिलाई नींद की गोली, फिर प्रेमी के साथ पति का मर्डर। मुजफ्फरनगर टू श्रीगंगानगर बेवफा पत्नी की खौफनाक साजिश। अवैध संबंध, शादी के बाद प्रेमी की चाह और रास्ते का रोड़ा बन रहे पति का मर्डर। एक तरफ जहां खौफनाक वारदातों में भरोसे के कत्ल सामने आ रहा है, तो वहीं क्राइम का बदलता पैटर्न भी हैरान करने वाला है। यूपी के मुजफ्फरनगर से राजस्थान के श्रीगंगानगर तक शहर अलग अलग हैं, लेकिन दोनों ही मामलों में बेवफा पत्नी की खौफनाक साजिश ने हर उस शख्स को चौकन्ना कर दिया है जो विवाह के बाद प्रेम प्रसंग के मामलों से दो चार हो रहे हैं। रात के अंधेरे में डेड बॉडी लेकर जाते इन 2 बाइक सवारों में एक मृतक की पत्नी है तो दूसरा उसकी पत्नी का आशिक, जिसके साथ मिलकर पत्नी ने अपने पति का मर्डर कर दिया। वैलेंटाइन डे यानी 14 फरवरी को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के मलीरा गांव में हुई इस सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि 15 फरवरी 2026 की सुबह मलीरा गांव के जंगल में एक शख्स की डेड बॉडी मिली। मौके पर पहुंची टीम ने शव की पहचान मलीरा गांव के ही संदीप के रूप में की, जिसके बाद पुलिस की 2 टीमें मामले की जांच में लग गई। जांच के दौरान पुलिस ने अगले दिन यानी 16 फरवरी को मुजफ्फरनगर के बस स्टैंड में मृतक की पत्नी मीनाक्षी और उसके प्रेमी गौतम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूछताछ में दोनों ने अवैध संबंध की बात कबूल करते हुए 14 फरवरी की रात हुई वारदात के बारे में बताई, जिसे सुनकर पुलिस भी सन्न रह गई। थाना क्षेत्र कोतवाली नगर के ग्राम मलीरा में एक लगभग 30 वर्षीय युवक का शव मिला था। इस मृतक की पहचान ग्राम मलीरा निवासी संदीप के रूप में हुई थी। परिजनों की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था तथा घटना के अनावरण के लिए एएसपी सिटी के नेतृत्व में टीम्स का गठन किया गया था। पुलिस ने 24 घंटे के भीतर इस घटना का अनावरण करते हुए 2 अभियुक्त को उनको गिरफ्तार किया गया है और उनसे पूछताछ की गई है तथा जो आला कत्ल है वो बरामद किए गए हैं।
वैलेंटाइन डे के दिन प्रेमी के लिए पति का कत्ल करने वाली पति मीनाक्षी ने पति को खाने में नींद की गोलियां दे दी। अचेत होने पर प्रेमी गौतम के साथ मिलकर हथौड़े से अपने पति संदीप के सिर, चेहरे और गले पर वार कर उसकी हत्या कर दी और फिर शव को ठिकाने लगाने के लिए उसे बाइक के बीच में रखा और गांव के बाहर फेंक दिया, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। पुलिस ने हत्या का खुलासा करते हुए मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर हत्या में उपयोग किया गया हथौड़ा, खून से सने कपड़े और चादर बरामद कर ली है। जो मृतक संदीप है, इसकी पत्नी मीनाक्षी और एक जो मृतक संदीप है उसका मेरा भाई है गौतम, इन दोनों के बीच में प्रेम संबंध थे। इन्होंने योजनाबद्ध तरीके से जो मृतक है पहले इसको घर में ही नशे की गोलियां दी खाने में और फिर उसके बाद में जब ये नशे की हालत में था, बेहोशी की हालत में था, तब इस पे हथौड़ी से वार करते हुए इसके सर में वार किए और मरने के उपरांत अपनी मोटरसाइकिल से इसको जंगल के जो गांव का जंगल है वहाँ पे ये डाल के आ गए थे। इसमें पुलिस ने दोनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी की है तथा जो इनके आला कत्ल है तथा जो खून से सने हुए कपड़े हैं वो इनकी निशानदेही से बरामद किए गए हैं और दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। शादी को 7 जन्मों का बंधन मानने वालों के भरोसे के कत्ल की दूसरी वारदात का खुलासा राजस्थान की श्रीगंगानगर पुलिस ने किया है, जहां नई मंडी घरसाना क्षेत्र में हुए ब्लाइंड मर्डर का पुलिस ने खुलासा करते हुए मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया है तो एक नाबालिग को भी डिटेन किया है। पुलिस के मुताबिक पुलिस को 2 फरवरी को फलोदी की नहर में एक डेड बॉडी बुरी हालत में मिली, जिसकी पहचान 16 जनवरी से गायब भजनलाल के रूप में हुई। शव के गले में रस्सी लगी हुई थी, जिससे पुलिस को शक हुआ, जिसके बाद पुलिस ने शक के आधार पर मृतक की पत्नी इंदिरा देवी और उसके प्रेमी प्रभु दयाल को गिरफ्तार कर पूछताछ की। इस ब्लाइंड मर्डर में भी अवैध प्रेम संबंध में पति की हत्या का मामला सामने आया। लगातार काम करने से हमें पता चला कि ये हत्या का मामला था। जो मृतक भजनलाल है उसकी पत्नी इंदिरा देवी का किसी व्यक्ति के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था जिसका नाम प्रभु दयाल। वो दोनों ने मिलके अब उसके पति को पूरे मारने की एक षड्यंत्र रचा और जब वो निकला वहां से, गांव से निकला, तो पत्नी ने बताया अपने प्रेमी को, प्रेमी और एक प्रेमी ने एक नाबालिग बच्चे को अपने साथ लिया और रास्ते में उसको रोक के उसको लठ से खूब मारे जिससे वो बेहोश हो गया और फिर रस्सी से उसका गला घोंट दिया। उसके बाद वो उसकी बाइक और मृतक को अपने बीच में बिठा के और वो जो 465 हेड है इंदिरा गांधी नहर वहां पर लेकर आए। वहां पर एकदम उसको थोड़ा होश आ गया, उसकी मृत्यु नहीं, उसकी हत्या नहीं हुई थी। तो ये देख के वहां पर पड़ी हुई जो ईंट होती है उससे उसके सिर में इतने वार किए कि उसकी हत्या हो गई और फिर सारे सबूत मिटाने के लिए मृतक की लाश और मोटरसाइकिल उन्होंने नहर में डाल दी। यूपी से राजस्थान तक अवैध संबंध में पति के कत्ल के मामले ने एक तरफ जहां शादी के पवित्र बंधन को कलंकित किया है तो मर्डर की इन दोनों वारदातों ने भरोसे का भी कत्ल किया है। यूपी के बागपत में गांव-गांव में फेरी लगाकर बर्तन बेचने वाले एक युवक की ईंटों से पीट-पीट कर हत्या कर दी गई। सोमवार सुबह नलकूप के पास शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। खबर मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। ये मामला बड़ौत कोतवाली क्षेत्र के सुल्तानपुर हटाना गांव का है। मृतक की पहचान शमशाद के तौर पर हुई है, जो मूल रूप से संभल का रहने वाला है। वर्तमान में निवाड़ा में किराए पर रह रहा था। गांव-गांव घूम करके वो बर्तन बेचने का काम करता था। घटनास्थल के पास मृतक शमशाद की बाइक खड़ी मिली, जिस पर बर्तन बंधे हुए थे। सुल्तानपुर हटाना ग्राम के पास एक ट्यूबवेल के बगल में एक डेड बॉडी मिलने की सूचना प्राप्त हुई है और इस सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी, फील्ड यूनिट, सभी वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा, जिसमें सीओ, एडिशनल एसपी और स्वयं मेरे द्वारा भी घटना का निरीक्षण किया गया। घटनास्थल का आवश्यक साक्ष्य यहाँ से संकलित किए गए हैं। प्रथम दृष्टया ये हत्या का मामला प्रतीत हो रहा है और घटना के सफल अनावरण के लिए जो है टीमें लगा दी गई हैं। अभी जो मृतक है इसकी पहचान हो गई है, शमशाद नाम का युवक है ये और ये पास में ही गौरीपुर के पास रहता था। शीघ्र ही इस घटना का सफल अनावरण करके अभियुक्त गण के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली के रोहिणी में एक महिला फिजियोथेरेपिस्ट पर चाकू से हमला हुआ। सोमवार को रोहिणी सेक्टर 24 के एक वेलनेस क्लिनिक में घुसकर हमलावर ने महिला के गले पर हमला कर दिया। हमलावर महिला के वेस्ट में सेंटर में पहुंचा था।
जिससे उसकी कोई पहचान न कर पाए। वारदात को अंजाम देने के बाद सेंटर के टॉप फ्लोर पर वो चला गया, जहां कपड़े बदलने के बाद साथ वाले घरों के छतों के रास्ते वो भागने लगा, लेकिन वक्त रहते पहुंची पुलिस की टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया। इस हमले में बुरी तरह से घायल महिला का इलाज चल रहा है। हमलावर की पहचान नजफगढ़ के रहने वाले जय यादव के तौर पर हुई है, जो रिश्ते में पीड़िता का जीजा है। शुरुआती जांच में पता चला कि आरोपी का अपनी पत्नी के साथ कुछ घरेलू विवाद था। तलाक का मामला कोर्ट में चल रहा था, जिसमें पीड़िता फिजियोथेरेपिस्ट अपनी बहन का साथ दे रही थी, जिसकी वजह से नाराज आरोपी ने इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी के पास से एक बैग, महिलाओं के कपड़े और चाकू बरामद किया है। जेल से छूटने के बाद सांसद पप्पू यादव पटना की नीट छात्रा मौत के मामले में एक बार फिर से एक्शन में है। सोमवार को सांसद पप्पू यादव ने सोशल मीडिया पर लाइव के दौरान एक और खुलासा किया और इशारों में 2 नेताओं के नाम बताते हुए गृहमंत्री सम्राट चौधरी से एक्शन की मांग की। सांसद पप्पू यादव ने कहा कि नीट छात्रा की मौत आत्महत्या नहीं, साजिश के तहत कुछ लोगों ने बेटी को मारा है। इधर पटना नीट छात्रा की मौत के मामले की जांच अब सीबीआई कर रही है। नाम नहीं बोलूंगा। बोरिंग रोड के नागेश्वर कॉलोनी में कौन से ऐसे नेता हैं जिसका नाम संजय है, अंतिम नाम नहीं बोलूंगा, जिसका घर खगड़िया, जिनका ऑफिस में कौन कौन जाता था, उनकी टोटल सीसीटीवी फुटेज की जांच करिए। क्या उसमें मनीष रंजन जाते थे या नहीं? कौन है एक गुप्ता, जिसका नाम आगे नहीं बोल रहा, गुप्ता, अगला नाम नहीं बोलूंगा। जैसे संजय के बाद का नाम नहीं बोला, वैसे ही गुप्ता के पहले का नाम नहीं बोलूंगा, क्योंकि कल फिर आप कुछ बोल दीजिएगा। तो जरा बता दो। और मनीष रंजन बाबू जो दूध के धुले हुए, जो राजा हरिश्चंद्र, सुकरात के दत्तक पुत्र, जम्मू कश्मीर में हवाला के एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ हुआ। 8000 म्यूल अकाउंट फ्रीज किए गए, जिनके जरिए गैर कानूनी पैसों की लॉन्ड्रिंग की जा रही थी। अधिकारियों का मानना है कि इन अकाउंट से आने वाला पैसा अलगाववादी या देश विरोधी कामों में मदद कर सकता है। बढ़ते खतरे को देखते हुए सेंट्रल और यूटी एजेंसीज और दूसरी एनफोर्समेंट बॉडीज इन अकाउंट के बढ़ने से रोकने के लिए बैंकों के साथ बातचीत कर रही हैं। अधिकारियों के मुताबिक ये पता लगाने की कोशिश की जा रही कि पैसा कहां से आता है और देश के दूसरे राज्यों में कहां तक जाता है। इसके इंटरनेशनल लिंक भी खंगाले जा रहे हैं। अकाउंट खोलने वाले लोग अलग अलग तरह के हैं जो इस फ्रॉड से जुड़े हैं। इसमें अधिकारियों की मदद से नकली पहचान पर अकाउंट खोला जाता है। दूसरे वो लोग भी शामिल हैं जिन्हें कमीशन, नौकरी और दूसरे फायदों का लालच दिया जाता है। कुछ मामलों में उन्हें ब्लैकमेल भी किया जाता है। सिक्योरिटी एजेंसियों ने जम्मू कश्मीर में म्यूल अकाउंट के एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश करके 8000 से ज़्यादा बैंक अकाउंट्स की पहचान करके उन्हें फ्रीज किया है। पता चला है कि म्यूल अकाउंट्स का इस्तेमाल विदेशी देशों, खासकर मलेशिया, कंबोडिया और चीन जैसे देशों से किया जाता है और आशंका जताई जा रही है कि म्यूल अकाउंट्स के जरिए भेजी गई रकम का इस्तेमाल अलगाववाद और देश विरोधी सरगर्मियों के लिए किया जाता था, क्योंकि म्यूल अकाउंट के जरिए एक जगह से दूसरी जगह पैसा ट्रांसफ़र करना एक तो आसान होता है, दूसरा ऐसे लोगों की पहचान करना बेहद मुश्किल होता है। इस नेटवर्क पर रोक लगाने के लिए सेंट्रल सिक्योरिटी एजेंसियों ने जम्मू कश्मीर पुलिस और दूसरे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों से बैंकों के साथ बातचीत करके म्यूल अकाउंट की बढ़ती संख्या को रोकने और म्यूलर की पहचान करने के लिए एकजुट होकर काम करने के आदेश दिए हैं, ताकि वक्त रहते ऐसे अकाउंट्स पर रोक लगाई जा सके। तो इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये पैसा एक क्राइम से जनरेट होता है, और जब एक क्राइम होता है उससे पैसा जनरेट होता है। जो इंसान, जो शख्स, जो यूज़र, जो अकाउंट होल्डर इस पैसे को नेक्स्ट अकाउंट में भेजने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो यूज़र, वो अकाउंट होल्डर इस क्राइम का हिस्सा बनता है। तो कुल मिला के ये एक चेन ऑफ क्राइम बनती है और इसमें सारे के सारे यूज़र, सारे के सारे अकाउंट होल्डर जो हैं वो इक्वली रिस्पॉन्सिबल रहते हैं इस क्राइम के।
So in the eyes of law, they all are criminal and has been part of this organized crime. जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक बड़े ऑनलाइन निवेश धोखाधड़ी रैकेट का भी पर्दाफाश किया। अब तक 209 करोड़ रुपए की ठगी का मामला सामने आया। पुलिस के मुताबिक ये रकम और बड़ी हो सकती है। इस रैकेट में हरियाणा के एक MBBS डॉक्टर और कश्मीर के अलग अलग हिस्सों से 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। ये मामला गांधरबल पुलिस स्टेशन में तब दर्ज हुआ जब सफापोरा के रहने वाले एक शख्स ने अपनी पहचान की चोरी और फर्जी ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के जरिए धोखाधड़ी का आरोप लगाया। इसके बाद पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू की। एक स्पेशल जांच टीम का गठन हुआ। पता चला कि सोशल मीडिया और सर्च इंजन के जरिए प्रमोट की गई नकली वेबसाइट ने लोगों को फर्जी क्वाइन ट्रेडिंग योजनाओं के जरिए हाई रिटर्न का लालच दिया। इसके बाद पीड़ितों का पैसा जम्मू कश्मीर के कई जिलों के बैंक खातों में ट्रांसफर हुआ और फिर कई चैनल से होते हुए उसे विदेश भेजा गया ताकि धोखाधड़ी की पहचान न हो सके। ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट स्कैम थ्रू वेबसाइट्स वर्कआउट किया है और जिसमें तरीकाकार ये रहा कि अक्रॉस द कंट्री इंडिया के डिफरेंट कॉर्नर से लोगों को गूगल क्रोम प्लेटफॉर्म पे कुछ वेबसाइट दिखती हैं या सोशल मीडिया लिंक्स के द्वारा उनको पता चलता है कि हैवी रिटर्न्स के लिए इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। और कुछ वेबसाइट्स जिनमें जैसे कि आप देख सकेंगे इसमें पैसा wallet.com, पैसा development.com, पैसा walletweb.com, ये वेबसाइट जो है इनके द्वारा इंडिविजुअल्स को ल्योर करके लॉगअप करवाते हैं और फिर उसके बाद एक फेक ट्रेड मार्केट क्रिप्टो कॉइन्स की उनके सामने आती है जिसमें उनको मार्केट का जो पैटर्न है उसमें इंक्रीज दिखता है। एज ए रिजल्ट लोग इन्वेस्ट करते हैं और उसके सामने QR कोड, बैंक अकाउंट नंबर लिखे हुए और उसी QR कोड को स्कैन करके द मोमेंट दे ट्रांसफर मनी और वो पैसा सीधा ट्रांसफर होकर जम्मू कश्मीर में स्पेशली बडगाम, गांधरबल, श्रीनगर, बारामूला इन एरियाज के डिफरेंट अकाउंट्स में पैसा ट्रांसफर हो जाता है। तो इसमें 209 करोड़ की ट्रांजैक्शंस हैं। अभी तक 290 अकाउंट में 209 की ट्रांजैक्शंस हैं, बाकी स्टेटमेंट्स आ रही हैं एंड इट इज गोइंग टू क्रॉस 400 करोड़। आपके घरों में भी बाजार से घी जरूर आता होगा, तो जरा सावधान हो जाइए क्योंकि मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश तक से परेशान करने वाली खबर आई है, परेशान करने वाली तस्वीरें आई हैं। मध्य प्रदेश के मंदसौर में नकली घी बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने छापा मारकर करीब 30 किलो नकली घी फैक्ट्री से बरामद किया। इसके अलावा मौके से 3 लोग पकड़े गए जो नकली घी बनाने के काम में लगे थे। इधर यूपी के कानपुर में भी भारी मात्रा में नकली घी मिला। टीम ने एक फैक्ट्री पर छापा मारकर 1000 किलो से ज्यादा घी बरामद किया, जिसके बाद टीम अलर्ट मोड पर है और कई जगहों पर छापेमारी चल रही है। शहर शहर आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मिलावटखोरों को ना आपकी जान की कोई परवाह है और ना ही कानून का डर। और ये हम क्यों कह रहे हैं, आप इन तस्वीरों को देखकर समझ जाएंगे। बोतलों में बंद ये वो नकली घी है जो धड़ल्ले से बाजारों में शुद्ध घी के नाम पर बेचा जा रहा था। मिलावटखोर इसे ऐसी ऐसी चीजों से बना रहे थे जो आपको और हमें बहुत बीमार करने के लिए काफी है। और ऐसा नहीं है कि ये दाम में सस्ता मिलता था। मिलावटखोर इसे ग्रामीण क्षेत्रों में 500 से 1000 रुपए किलो में बेचते थे। तस्वीरें मध्य प्रदेश के मंदसौर की हैं, जहां खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नकली घी बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने फूड सेफ्टी टीम के साथ मिलकर अभिनंदन नगर स्थित कर्मचारी कॉलोनी में चल रही नकली घी बनाने की फैक्ट्री का पर्दाफाश किया। बताया जा रहा है कि जब टीम मौके पर पहुंची उस समय आरोपी नकली घी तैयार करने में लगे हुए थे। पकड़ा गया नकली घी सोयाबीन तेल और केमिकल से बनाया जा रहा था। आरोपी पहले वनस्पति घी और सोयाबीन तेल को गर्म करते थे, फिर उसमें केमिकल और आर्टिफिशियल देसी घी फ्रेगनेंस मिलाकर नकली घी तैयार होता था। ये घी देखने और खुशबू में देसी घी जैसा ही लगे, इसके लिए खास केमिकल का इस्तेमाल किया जाता था। टीम ने मौके से करीब 25 से 30 लीटर नकली घी और करीब 2 लीटर नकली शहद जब्त किया।
इसके अलावा फैक्ट्री से नकली घी बनाने में इस्तेमाल होने वाला सोयाबीन तेल, केमिकल, बर्तन, गैस सिलेंडर और कई उपकरण बरामद किए। साथ ही पुलिस ने 3 लोगों को पकड़ा जिनके पास से करीब 6 मोबाइल और 2 से 3 बाइक जब्त की गई। फूड सेफ्टी टीम ने जब्त किए घी और शहद के सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए हैं, जहां से रिपोर्ट आने के बाद अब आगे की कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश के अलावा उत्तर प्रदेश में भी नकली घी बनाने की फैक्ट्री का भांडाफोड़ हुआ। यहाँ तो आरोपी ब्रांडेड कंपनी का लेबल लगाकर नकली घी बेच रहे थे। कानपुर के चाबेपुर थाना क्षेत्र में नकली घी की फैक्ट्री चल रही थी। पुलिस को जानकारी मिली कि राज बहादुर यादव नाम का शख्स ब्रांडेड कंपनी का नकली घी बेचता है। ऐसे में पुलिस ने छापा मारकर मौके से 1080 लीटर नकली घी बरामद किया। इसके अलावा फैक्ट्री से कच्चा माल, मशीनें, पैकिंग सामग्री और ब्रांडेड कंपनियों के भारी मात्रा में लेबल बरामद हुए। पुलिस ने मौके से एक शख्स को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में सामने आया कि फैक्ट्री में शुद्ध घी के नाम पर रिफाइंड ऑयल और नॉन डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया जा रहा था, जो शरीर के लिए बेहद खतरनाक होता है। ऐसे में टीम ने फैक्ट्री को सील कर सैंपल जांच के लिए भेज दिए हैं। शहर शहर मिलावटखोर एक्टिव हैं। नकली दूध से लेकर घी और पनीर तक धड़ल्ले से बिक रहा है। हालांकि कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे हम घर बैठे ये पता लगा सकते हैं कि बाजार से लाया गया दूध और घी असली है या नकली। जो एक दूध होता है, दूध में हम आयोडीन अपना घर पे जो घाव पड़ता है तो उसके ऊपर टिंचर आयोडीन लगाता है, वो उसका ड्रॉप डालने से पता चल जाएगा। ये टिंचर आयोडीन है, ये नेगेटिव सैंपल है। तो ये डालने से क्या होता है? कलर चेंज होगा। जैसे आप देख सकते हो कि जो स्टार्च वाला है उसमें ब्लैक स्पॉट हो गया, तो ये जो है ये स्टार्च की मिलावट वाला मिल्क है। ये एक नागरिक जो है ये सिंपल आयोडीन जो घर पे होता है उससे टेस्ट कर सकता है, टेस्ट कर सकता है। तो ये जो है वो तुरंत ही पता चल जाएगा, इसमें 5 सेकंड भी लगता नहीं है। कई तरीकों से आप नकली और असली का पता लगा सकते हैं। हालांकि मिलावटखोरों पर नकेल कसने के लिए फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। और अगली बड़ी खबर यूपी के मेरठ से है, जहां पुलिस ने पाकिस्तानी नागरिक सबा उर्फ नाजी को गिरफ्तार किया, जो 34 साल पहले लॉन्ग टर्म वीजे पर भारत आई और आज तक पाकिस्तानी नागरिक ही हैं। सबा पर जासूसी करने और गोपनीय जानकारी पहुंचाने का आरोप है। दरअसल मेरठ के रहने वाले फरहत मसूद ने पाकिस्तानी नागरिक सबा से 1988 में पाकिस्तान जाकर शादी की। दोनों के 3 बच्चे हैं और साल 1993 में सबा पाकिस्तान गई, जहां उनकी चौथी बेटी हुई। आरोप है कि सबा ने अपने पाकिस्तानी पासपोर्ट पर बेटी अनम की एंट्री करवाई और भारत वापस आ गई, लेकिन करीब 34 साल बाद भी भारतीय नागरिकता नहीं ली। सबा और अनम आज तक पाकिस्तानी नागरिक हैं। यहां तक कि सबा ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर अपनी बेटी का फर्जी पासपोर्ट तक बनवा रखा है और सबा का खुद वोटर लिस्ट में 2 जगहों पर नाम है, जहां स्थानीय लोगों की शिकायत के बाद अब पुलिस ने कार्रवाई की है। तो ये मेरठ की खबर है, जहां पर पुलिस ने एक पाकिस्तानी नागरिक सबा को गिरफ्तार किया, जो 34 साल पहले एक लॉन्ग टर्म वीजा पर भारत आई थी और अब तक वो पाकिस्तान की ही नागरिक हैं। लखनऊ से अगली खबर है, जहां आज मनरेगा को बचाने की मांग को लेकर कांग्रेस विधानसभा का घेराव करने की तैयारी में है। कांग्रेस का दावा है कि बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यूपी में अलग अलग जिलों से लखनऊ पहुंच रहे। विधानसभा का घेराव होगा। सदन के अंदर इस मामले पर हंगामे के भी आसार हैं। सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर जमकर बरसे थे। योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी सिर्फ समाज को बांटने का काम करती है, गुंडे माफिया को सपोर्ट करती है, संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करती है, इसीलिए यूपी के लोगों ने समाजवादी पार्टी को नकार दिया। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर चुनाव आयोग के साथ मिलकर पीडीए के लोगों के नाम वोटर लिस्ट से कटवाने का इल्जाम लगाया। अखिलेश ने कहा कि बड़ी तादाद में फर्जी साइन करके फॉर्म 7 भरे जा रहे। समाजवादी पार्टी के सपोर्टर दलित, पिछड़ों और मुसलमानों के नाम काटने की साजिश है। ड्राफ्ट रोल आने के बाद जमा किए गए फॉर्म 7 समाजवादी पार्टी 47, बीजेपी के 1729, लेकिन असली सवाल है अज्ञात व्यक्तियों द्वारा जमा कराए गए फॉर्म
1,28,000 है। ये कौन है, कौन काम कर रहा है एक्सरसाइज में? उसमें बहुत सारे नकली साइन है। डेटा में ये साफ दिख रहा है कि पीडीए के वोट की ही डकैती है, पीडीए के वोट की, और टारगेटेड डकैती है। बिल्कुल टारगेटेड है कि इस बूथ पर ये वोट कटवाना ही कटवाना है। इसका मतलब यह है कि कोई बैकग्राउंड में मैकेनिज्म है या कोई लोग बैठे हैं जो बहुत शार्प हैं, जो इलेक्शन कमीशन या जो भी प्रोसेस हो रहा है उसका डेटा शेयर किया जा रहा है, उससे डेटा शेयर हो रहा है, तभी वो टारगेटेड कर रहे हैं। उन्हें पता है कि इस बूथ पे कटवाना है। ये तमाम सामंतवादी प्रभुत्ववादी लोग हैं जो पीडीए के वोटों को बल्क में कटवा रहे हैं। 2,88,00,000 से अधिक लोग या तो अनुपस्थित पाए गए या मृत पाए गए या फिर शिफ्टिंग है। हमें आश्चर्य होता है कि समाजवादी पार्टी का ये वोट, समाजवादी पार्टी इसको जबरदस्ती अपना वोट बैंक बना करके इनके नाम पे फर्जी पोलिंग करती थी और इसीलिए चिल्ला रही है कि फॉर्म 7 के नाम पर फर्जी काम हो रहा है।